न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एनजीटी लिखने का मतलब है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to the power n, then mod of tr plus 1 should be greater than equal to mod of tr, and also mod of tr plus 1 should be greater than equal to mod of tr plus 2. बात समझ आ गई? mod of tr plus 1 is greater than equal to mod of tr plus 1 is greater than equal to mod of tr plus 2. ये समझ आया कैसे लिखा हुआ है? अगर tr plus 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी प्रीवियस टर्म से भी बड़ा होगा, ठीक है, और जो tr plus 1 का मैग्नीट्यूड होगा वो tr plus 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो सुनते रहो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है कि भाई जब मैं a और b की वैल्यूज डाल दूंगा तो उसमें जो आपकी टर्म्स आप लिख रहे हो t1 t2 t3 सो ऑन टू tn+1, उनमें से किस टर्म की वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। तो हमने एक पैटर्न देखा कि उस टर्म की वैल्यू सबसे बड़ी होगी जो उसकी अपनी प्रीवियस टर्म से भी बड़ा होगा और उसके आगे वाली टर्म से भी बड़ा होगा। जैसे इसमें अगर आप देखोगे ये जो टर्म है अपनी प्रीवियस टर्म से बड़ी है, उसके आगे वाली टर्म से भी बड़ी है। ये टर्म ऐसी नहीं है, ये अपनी आगे वाली टर्म से तो बड़ी है बट पीछे वाली टर्म से क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको अगर आप देखोगे तो ये अपनी आगे वाली टर्म से तो बड़ी है बट पीछे वाली ये वाली टर्म 5.25 से छोटी हो गई और 1 से बड़ी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to the power n, इसको मैं मान रहा हूँ tr+1 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान रहा हूँ इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to the power n, तो tr+1 का मैग्नीट्यूड tr से भी बड़ा होगा और tr+1 का मैग्नीट्यूड tr+2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको निकालते हैं। अब tr+1 कैसे निकालोगे बताओ? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो tr+1 हो जाएगा ncr a की पावर n माइनस आर b की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ncr माइनस 1 a की पावर n माइनस आर प्लस 1 b की पावर r माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। इतना समझ आ गया? अब इसको सॉल्व करके ना एक रिजल्ट बनेगा वो हमें देखना है अब क्या आता है। तो एनसीआर को पहले ओपन, एनसीआर तो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है हमेशा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। मॉड a की पावर n माइनस आर मॉड b की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 क्या होगा, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल मॉड a की पावर n माइनस आर प्लस 1 मॉड b की पावर r माइनस 1, ठीक है। तो मैंने ओपन अप कर दिया। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएंगे, इनइक्वालिटी पे पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। बेसिकली हमें आर निकालना है, आपको ये ध्यान रखना है आर निकालना है, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन देगा उसमें टी आर ही तो निकालना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो मॉड ए की पावर एन माइनस आर है या मॉड ए की पावर एन माइनस आर प्लस 1 है, तो इन दोनों को कैंसिल करके क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को कैंसिल करके आपको मॉड ए इस तरफ बचा रह जाएगा, ठीक है। मॉड बी की पावर आर माइनस 1 है, मॉड बी की पावर आर है, इन दोनों कैंसिल करके मॉड बी इस तरफ बचा रह जाएगा। इतना समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं क्या बन रही है बात। तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों में से, देखो डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं एक बार। इन दोनों में क्या है, आर माइनस 1 है, आर फैक्टोरियल इधर आर बचा रहेगा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 बचा रहेगा, ठीक है। तो अब इसको उधर लेके जाएंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई बी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे तो आर निकालना है, समझ आ रहा है इतना। तो मैंने इसको लिख दिया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। अब सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो n प्लस 1 बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाय बी प्लस 1, ठीक है। तो अब r भी पॉजिटिव है तो r लेस, क्योंकि r नंबर ऑफ टर्म है ना, तो r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b। तो ये हमारी पहली इनइक्वालिटी बन गई। तो r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाय b, ठीक है। अब ये आपको किससे सॉल्व करके मिला था, अगर आप ध्यान दो तो ये आपने सॉल्व किया हुआ है, ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की हुई है ना, मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर। तो मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर
सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल गया r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या सॉल्व करना है वो ध्यान दो। आपको सॉल्व करना है टी आर प्लस टू का जो मैग्नीट्यूड है वो टी आर प्लस वन से छोटा है। समझ रहे हो? अब देखो, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा। अब इस इनइक्वालिटी से इस इनइक्वालिटी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर की जगह आर प्लस वन घेरना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, जो आर की जगह आर प्लस वन घेरोगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, बट वो इनइक्वालिटी रिवर्स भी है। तो मैंने आर की जगह आर प्लस वन घेरा और इस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप ओपन अप करके भी देख सकते हो, यही आएगा क्योंकि टी आर प्लस वन का मैग्नीट्यूड टी आर से बड़ा है। इस केस में टी आर प्लस टू का मैग्नीट्यूड टी आर प्लस वन से बड़ा है। तो आर की जगह आर प्लस वन घेर के मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आर मेरा किससे बड़ा आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी माइनस वन से बड़ा आ जाएगा। अब ये कंडीशन भी हमारे को रिक्वायर्ड है, ये कंडीशन भी हमारे को रिक्वायर्ड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी माइनस वन से लेकर n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड a बाई बी। ठीक है, तो जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके प्रॉब्लम में आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। r की इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, ये ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर वैल्यूज होंगे ना, r1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, क्योंकि r है ना, rx टर्म है, r1 2 3 ऐसे करके होगा। इतना तो क्लियर हो गया, r1 2 3 ऐसे करके n प्लस वन तक जाएगा। तो ये आपने r निकाल लिया। अब r निकाल लिया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, टी आर प्लस वन। ठीक है, तो यहां से आपका r निकलेगा और उसके बाद आप बोलोगे टी आर प्लस वन इज दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट है हमारा, इसको हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी माइनस वन से लेकर n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी। बस एक साइड याद कर लो, दूसरी तो उसका माइनस वन है ना, दूसरी तरफ। तो यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया? अब जो मैंने बताया हमने क्या किया, देखो आप, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। हमने एक कोई पर्टिकुलर एक्सपेंशन करके देख लिया, उसमें हमें समझ आ गया एक पैटर्न हो रहा है, और जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पर आए, मतलब मिडिल टर्म्स पर आए। तो पैटर्न क्या हो रहा है, टर्म्स इंक्रीज कर रही हैं, फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है जी, ये पता चल गया। अब इसके बाद क्या आ गया कि भाई मान लिया कि टी आर प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, तो जिस पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है वो अपने प्रीवियस टर्म से भी छोटी है, उसके आगे आने वाली टर्म से भी छोटी है। तो हमने लिख दिया भाई टी आर प्लस वन का जो मैग्नीट्यूड है वो टी आर से बड़ा होगा, टी आर प्लस वन का मैग्नीट्यूड टी आर प्लस टू से बड़ा होगा। तो अपने प्रीवियस टर्म से भी बड़ा हो गया और अपने आगे आने वाली टर्म से भी बड़ा हो गया। फिर हमने टी आर प्लस वन गिरने टी आर को सॉल्व किया, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। फिर आर की जगह आर प्लस वन गिर के इनइक्वालिटी को चेंज करके दूसरा रिजल्ट आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि r लाइज बिटवीन n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी माइनस वन से लेकर n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा ना कि किस टाइप से इस क्वेश्चंस को और करना है हमें। इसके मतलब दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी करने वाले हैं। तो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए थे बताना एक बार। हमारे कल हमने कर लिए थे 40 तक। ठीक है, तो प्रॉब्लम 41 है ये, देखो भाई ध्यान से। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एनजीटी कहने का मतलब है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री माइनस फाइव एक्स रेज टू द पावर 11 when x is equal to 1 by 5. Find the numerically greatest term in the expansion of 3 minus 5x raised to the power 11 when x is equal to 1 by 5. ये हमें करना है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। तो आपको क्या करना था, आपको आर वाला रिजल्ट याद रखना है, बस डायरेक्टली ये काम करना है कि आर वाला रिजल्ट याद रखना है। अब इसमें ए आपका, जैसे इसको कंपेयर करना है ए प्लस बी की पावर एन से, इससे कंपेयर करना है। तो आर का क्या रिजल्ट था, वन एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी से लेकर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी माइनस वन। ठीक है, तो समझ आ गया। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस में हमने क्या किया, n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी माइनस वन से लेकर n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई बी, ये लिख दिया हमने।
तो अब मेरे पास r क्या आ जाएगा, अब पहले ये वाली वैल्यू निकालो, n कितना है हमारे पास 11, n कितना हो गया 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड a बाय b। अब a कितना है आपका 3, a इज 3, b इज -5x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/5, तो b एट अ पर्टिकुलर x इज -5 इंटू 1/5 विच इज -1। तो आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ a बाई b, तो a इज 3 एंड b इज -1, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ये 4 बन रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, इस तरफ कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 -1, तो r हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा 3 से लेकर 3 -1, तो 2 से 3 में आ जाएगा। अब r क्या 2 से 3 इक्वालिटी आ गई, तो इसका मतलब है r दो वैल्यूज लेगा, r 2 भी हो सकता है और r 3 भी हो सकता है। अब मान लो किसी केस में r आ जाता आपके पास 2.1 से 3.1, क्योंकि 1 का डिफरेंस रहेगा, तो उस केस में क्या होगा जब 2.1 से 3.1 आएगा, तो उस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, बस 3 आएगी। अगर r ऐसा होता तो r की वैल्यू बस 3 आती, बट अभी r की दो वैल्यू आ सकती हैं। अब होगा क्या, ये दो वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि दोनों टर्म की जो जो दोनों टर्म होंगे ना, वो दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो रही होंगी, ठीक है। अब वो चेक कर लेते हैं। अब r को मैं r2 निकालता हूँ मैं, मतलब अगर r2 है तो t3 होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है, r3 है तो t4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है, tr+1 होता है। तो t3 निकालते हैं, t3 इज 11c2 3 की पावर 9 -5x की पावर 3, 5x की पावर 2, ठीक है। t4 में क्या होगा 11c3 3 की पावर 8 -5x की पावर 3, एट x इक्वल टू कितना होगा 1/5 लेना है, x को 1/5 लो, तो 11c2 x को 1/5 लोगे तो 3 की पावर 9, ये -1 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x को 1/5 अगर लेंगे तो 11c3 3 की पावर 8, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 9, ये इसका आंसर है। इसका कितना आ रहा है 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8 विद अ नेगेटिव साइन। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम हो रही है कि नहीं सेम हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 9, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और T4 देखो, आंसर तो इसका आ ही गया, क्लियर है, T3 एंड T4 इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि उसने न्यूमेरिकली ग्रेट फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम निकाला था। अगर वैल्यू निकालने को बोलेगा तो वो भी हमने निकाल दी है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 जा 3 2 जा और 2 5 जा, देख लो -55 इंटू 3 पावर 9, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, बट न्यूमेरिकली दोनों क्या है सेम टर्म है। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ आ रहा हो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए फॉर्मूला लगाना है बस आपको, अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबको ऑल क्लियर हो गया है तो जल्दी से पेंगुइन बना दो या ऑल क्लियर कर दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं खुद आपको करने को दे रहा हूँ, आप करो। प्रॉब्लम 41 था ये, प्रॉब्लम 42 देखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of √3 into 1 plus 1 by √3 raised to the power 20।
इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कह रहे, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करो एक बार ट्राई करो और बताओ। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। T8। क्या वैल्यू आ रही है पूछिए, उसकी वैल्यू भी बताओ। उसकी वैल्यू भी निकालनी है T8 की ना। देखो आप क्या करो, इस √3 की तो कोई टेंशन नहीं है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली इस टर्म से आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर n में, ठीक है, आपका a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना हो गया 1/√3 और n हो गया 20, ठीक है, n हो गया 2020। तो रिजल्ट क्या होता था, r इज, ये रिजल्ट याद रखो, ठीक है, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1/1 प्लस मॉड a बाई बी। एक ये टर्म आनी है, इस तरफ उसका -1 कर देना है बस, n प्लस 1/1 प्लस मॉड a बाई बी -1, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। अब a बाई बी जो है आपके पास, वो किसके बराबर आ रहा है √3 आ रहा है, a बाई बी इज √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। √3 माइनस 1 से रैशनलाइज कर दिया इसको, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है जी। तो बन जाएगा 21 इंटू 0.732, √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो बन जाएगा 21 इंटू 0.23 जा 666.366। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन रहा है r इज लेस देन इक्वल टू 21 इंटू 0.366, तो 366 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 6 12 13 and 7, तो ये आ रहा है 6867। तो ये आ रहा है r इज लेस देन इक्वल टू 7.686। अब इस तरफ आपको क्या करना है, इस तरफ तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, इसमें से -1 कर देना है, तो जाएगा 6.686। तो इन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि भाई जो r
कौन सी, आर तो इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, तो आर कौन सी नेचुरल नंबर वैल्यू लेगा, आर शुड बी इक्वल टू 7। तो जब आर 7 है तो टी 7 नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। टी 8 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, टी 8 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो टी 8 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ये था ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ √3 इंटू 1 प्लस 1 बाय √3 रेज़ टू द पावर 20। तो T8 जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, √3 इंटू, अब इसमें निकाल लो 20C7 इंटू 1 बाय √3 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 20C7 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 की पावर 6 आएगा, तो 3 की पावर 3, तो 20C7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। बड़े आसान है, डायरेक्ट रिजल्ट लगाओगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो हो गया प्रॉब्लम 42। अब आते हैं हम प्रॉब्लम 43 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखते हैं कौन बताता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ये बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x by 3 raised to the power 15। इसमें वैल्यू ऑफ x नहीं दी हुई है ना, ये तो इसीलिए तो क्वेश्चन बना ही है, नहीं तो वो आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहता है ना बेटा, इसलिए उसने इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। वेदी का सही आंसर, देखो जब आपको वो कोफिशिएंट की बात करेगा तो इसका क्या मतलब हो गया, x को हम 1 डालेंगे। भाई कोफिशिएंट कैसे मिलता है आपको बता दो, कोफिशिएंट कैसे मिलता है, तो x को 1 डाल दो उसमें। तो अब आपको क्या करना था, इस प्रॉब्लम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना था फॉर x = 1, क्योंकि x = 1 डालोगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे इसको आप ओपन अप करोगे तो क्या आएगा, 15C0 2x/3 की पावर 0, ठीक है। 15C1 2x/3 की पावर 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 15C1 × 2/3 बन रहा है,
ठीक है, ऐसे 15c2 2x/3 की पावर 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 15c2 इंटू 2 की पावर 2/3 की पावर 2, समझ गए। तो आपको क्या करना था, इसमें x को 1 पुट कर देना था। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई b। ठीक है, इस तरफ क्या करेंगे, n+1/1 प्लस मॉड a बाई b -1 कर देंगे। तो n हमारा कितना आ रहा है 15, a कितना आ रहा है 1, b कितना आ रहा है 2/3 आ जाएगा, क्योंकि x को मैंने 1 मान लिया है। ठीक है, तो r मेरा किससे कम हो जाएगा 16/1 प्लस मॉड a बाई b। तो मॉड a बाई b हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2/3, तो वो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो r हमारा आ जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू 16 बाय, ये वाली वैल्यू कितनी है 16 इंटू 2 पर ले जाते हैं तो 5, तो r इज लेस देन इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 5। तो r इज लेस देन इक्वल टू, ये आ रहा है 5 7 नहीं होगा, 5 6 से आएगा ना, तो 5 6 30, 6.4 से लेकर यहाँ पे -1 करना होता है तो 5.4, सीधा सीधा डायरेक्ट आ गया। तो r की वैल्यू हमारे को क्या पता चल गई, r की वैल्यू 6 हो गई। तो कौन सी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाली, तो T7 निकाल लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट T7 का आएगा, विच विल बी एक्सपेंशन क्या थी हमारी 1 + 2/3x की पावर 15, 1 + 2x/3 रेज़ की पावर 15। तो इसका T7 आ जाएगा 15c6 2/3 रेज़ की पावर 6। ये कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सबको समझ आ गया, 15c6 इंटू 2/3 रेज़ की पावर 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इजी सा ही प्रॉब्लम था, बस इसमें x को 1 गिरना था। प्रॉब्लम 44। अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, गिवन, देखना क्वेश्चन ध्यान से, गिवन T3 इन द एक्सपेंशन ऑफ given T3 in the expansion of 1 minus 3x raised to the power 6 has maximum numerical value, then find range of x. Given T3 in the expansion of 1 minus 3x raised to the power 6, अब इसमें क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 3x raised to the power 6 T3 की मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब T3 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो हमें रेंज ऑफ x निकालनी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। मतलब अब इसमें x की वैल्यू नहीं दी है, आप समझ गए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स हो गया। इससे पहले क्या कर रहा था, वो x की वैल्यू दे रहा था और आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने को कह रहा था। अब यहाँ पे उसने x की वैल्यू नहीं दी है, वो कह रहा है x की वैल्यू निकालो अगर T3 इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। सो इफ T3 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, r इज लेस देन इक्वल टू n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई b से लेकर n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a बाई b -1। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने। तो अब क्योंकि T3 है तो इसका मतलब R कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो R को 2 ले लो बस। तो यहाँ से तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई R मेरा 2 होगा, R मेरा 2 हो गया। R इज लेस देन इक्वल टू n कितना है मेरे पास 6, तो 6 + 1 इज 7, 1 प्लस a इज 1 एंड b इज -3x। ठीक है, तो ये आ गई इनइक्वालिटी। इस तरफ क्या आ जाएगा 7 अपॉन, यही सब सेम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 और आ जाएगा साथ में। ठीक है जी, अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी हो जाएगी, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 mod 3x अपॉन मॉड ऑफ 3x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। समझ गए, 1 उधर ले गया। ठीक है, अब x हमारा जो मॉड ऑफ 3x + 1 है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 mod x इज लेस देन इक्वल टू 9 mod x + 3।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। फिर तो हमारे पास आ जाएगा 12 मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो x ये इनइक्वालिटी जिनको मॉडुलस नहीं आता है वो बस अभी मान लो ये -a to a में ओपन अप होती है, तो -1/4 से 1/4 आएगा। ठीक है जी, अब सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3x का जो मॉड है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 21 मॉड x, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे आ जाएगा 3 मॉड x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 21 मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मॉड x + 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/15, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -2/15 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/15, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो एक कंडीशन क्या कह रही है, -1/4 से 1/4। ठीक है, अब 2/15 1/4 से छोटा है कि बड़ा है, ये देखो 2/15 और 1/4, तो ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि 8 बनेगा, ये 15 बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2/15 इज लेसर वैल्यू, और -2/15 भी यहाँ पर आएगा। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ये हमें क्या कह रही है कि भाई तेरे को -2/15 से छोटा रहना है और 2/15 से बड़ा रहना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आना है इस प्रॉब्लम का वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -1/4 से -2/15। ठीक है, यूनियन 2/15 से 1/4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। देख लो भाई, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो क्या था इस प्रॉब्लम में, उसने बोला T3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, तो R हमारा 2 हो गया। अपने हमने R को यहाँ पे 2 पुट करके बस x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, बस वो कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो भाई ऑल क्लियर है, एक बार किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, सेम इसी टाइप का। ठीक है, तो वो आप घर पे ट्राई कर लेना। प्रॉब्लम 45, गिवन T4 in the expansion of 2 plus 3 by 8x raised to the power 10 has the maximum numerical value and find range of x। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -64/21 से -2 यूनियन 2 से 64/21। तो अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो मुझे आप बताना। ठीक है, मैसेज कर देना या फिर कल क्लास में था ना, मैं एक बार सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है जैसे हमने इससे पहले वाला प्रॉब्लम किया है 44। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा टॉपिक अब खत्म हो गया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब आपने जो असाइनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस छोड़े थे, अब आप वो भी कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का प्रॉब्लम या टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम सूडो फंक्शन।
अच्छा, सूडो का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे आप सूडो फोर्स पढ़ते होगे ना फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने शायद पढ़ा होगा। तो क्या होता है, अपनी मर्जी से हम एक हाइपोथेटिकल फोर्स मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम सूडो बोलते हैं। तो सूडो वर्ड का मीनिंग यही है, हाइपोथेटिकल। हम अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक सूडो फंक्शन एज्यूम करेंगे जो भी अभी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बायनोमियल का ही एप्लीकेशन है, जिसमें वो आपसे इंटीग्रल वैल्यूज वगैरह निकालने को कहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं इसको, आपको समझ आएगा। तो देखना प्रॉब्लम 46 देखते हैं अब क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में भी हमने छोड़े थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सूडो के बाद आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसका 46, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1⁶। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1⁶। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे √2 + 1⁶ जो है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2.414 हो जाएगी, क्योंकि √2 होता है 1.414। तो 2.414 की पावर 6 निकालना है आपको। तो आप ये डायरेक्टली ऐसे जज नहीं कर पाओगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये मतलब कितनी आएगी। मतलब जैसे 2 की पावर 6 तो निकाल सकते हो आप, बट 2.414 आ गया ना, तो 2.4 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो 2 पॉइंट जो आप 414 की पावर 6 निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू कुछ आ रही है से 203 पॉइंट समथिंग। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 203। तो वो उसका ना इंटीग्रल पार्ट निकालने को आपको कह रहा है कि भाई इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो निकालो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया था, किसी भी नंबर में एक उसका इंटीजर पार्ट होता है और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो मैंने इसको मान लिया i प्लस स्मॉल एफ, ठीक है। एक मैंने इसका इंटीजर पार्ट मान लिया और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट मान लिया, तो इसको मैंने i प्लस कैपिटल F मान लेते हैं, ठीक है। तो √2 + 1⁶, ठीक है। तो i प्लस एफ में क्या है, i इज इंटीजर, i उसका इंटीग्रल पार्ट है जो हम निकालना चाहते हैं, और f उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमें i ही निकालना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही होगा इसका, ठीक है। अब इसको देखकर आप एक सूडो फंक्शन लिखोगे या सूडो टर्म लिखोगे। वो सूडो टर्म क्या है, स्मॉल एफ है, जिसको हम लिखेंगे √2 - 1⁶। अब ये जो स्मॉल एफ है ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये भी खुद भी एक फ्रैक्शन है। तो √2 - 1 जो होगा 0.414 है, 0.414 की पावर 6 लिखोगे तो वो भी तो एक फ्रैक्शन ही तो आएगा। बात समझ रहे हो सब लोग? तो f इज √2 - 1⁶, विच इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। तो अब मुझे क्या पता चल गया कि भाई i प्लस एफ में एक इंटीजर है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसे स्मॉल एफ में भी क्या है, स्मॉल एफ जो है वो स्मॉल एफ हमेशा उसका कॉन्जुगेट लिखना है आपको, -√2 वाला नहीं, √2 - 1 लिखना है, क्योंकि √2 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब मान लो 3 + 2 √2 आ रहा है, तो आप 3 - 2 √2 लिख दोगे ऐसे करके। बट ये ध्यान रखना है, ये जो एफ आना चाहिए ये आपका क्या आना चाहिए, ये आपका फ्रैक्शन होना चाहिए, ये 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है जी। अब करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बायनोमियल की हेल्प से। तो मैंने i प्लस कैपिटल F को लिख दिया 6c0 प्लस 6c1, अच्छा ये √2 आ गया इसमें, तो 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c1 √2 की पावर 5, 6c2 √2 की पावर 4, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 6c6 √2 की पावर 0, ठीक है जी। अब जो स्मॉल एफ है वो किसके बराबर है, ये i प्लस कैपिटल F है। अब स्मॉल एफ लिख रहा हूँ मैं, 6c0 √2 की पावर 6 -6c1 √2 की पावर 5 प्लस 6c2 √2 की पावर 4, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, लास्ट में 6c6 आ जाएगा। अब अगर मेरे को इंटीजर पार्ट निकालना है, ध्यान से सुनना, अब अगर मुझे इंटीग्रल पार्ट निकालने हैं, ठीक है, तो मेरे को √2 की पावर 5 वाली टर्म नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है बेसिकली, इन्हीं दोनों टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो √2 की पावर 5 अगर मान लो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो √2 की पावर 5 आ जाएगा, √2 की पावर 3 आ जाएगा, तो √2 की पावर 3 तो 2√2 हो जाएगा, √2 की पावर 5 जो होगा वो 4√2 हो जाएगा। तो वो हमारे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना भाई, हमें तो इंटीजर पार्ट चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल इंटीजर चाहिए, मतलब √2 इरेशनल टर्म्स तो नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस स्टेप पे आपको ये डिसाइड करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड उस केस में होगा जब, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करने कि आपके पास जो राइट हैंड साइड में टर्म आए उसमें रेडिकल साइन ना हो, मतलब √2
क्यूब रूट ऐसी वैल्यूज उसमें ना हो। ठीक है जी, ये मैंने अब ऐड कर दिए। अब जब मैं ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू बचेगी बताओ, 6c0 रूट टू की पावर 6 विच इज 2 क्यूब प्लस 6c2 बचेगा रूट टू की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2। समझ गए? फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास बचेगी 6c2 हो गया, 6c4 रूट टू की पावर 2 तो वो 2 आ जाएगा, प्लस 6c6 रूट टू की पावर 0 वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म बच गई हमारे पास। अच्छी बात है। अब हमें निकालना क्या था, आई निकालना था। अब देखो ध्यान से देखना, अब आपका जो कैपिटल एफ है वो फ्रैक्शन है, वो कहां से कहां के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। 0 तो होगा नहीं, हमें क्लियर है। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट टू प्लस 1 की पावर 6 में कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो आएगा ही, इंटीजर तो बन नहीं रहा वो। ठीक है, जो आपका स्मॉल एफ है वो भी कहां से कहां के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। समझ आ रहा है? अब कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ कहां से कहां के बीच में होगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ 0 से 2 के बीच में होगा। कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ 0 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि कैपिटल एफ भी 0 से 1 के बीच में है, स्मॉल एफ भी 0 से 1 के बीच में है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से 2 के बीच में होगा। अब देखो, आपकी राइट हैंड साइड एक इंटीजर है, समझ आ रहा है? राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे, आई प्लस कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। देखो कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये टर्म आपकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन रही है, 2 टाइम्स ऑफ 8 60, 62 कितना होता है, 6 इंटू 5/2 तो 15, 15 इंटू 4 बन रहा है ये, प्लस 15 इंटू 2 बन रहा है, प्लस 1 बन रहा है। तो ये टर्म आपकी बन रही है 15 6 90 91 99 बन रही है, तो 198 बन जा रही है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी 198 बन रही है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका इंटीजर था, ये दोनों आपके फ्रैक्शन थे। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्लियरली कि भाई आई प्लस कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ जो है वो इंटीजर है। अगर आई इंटीजर है तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ जो है बेटा, वो हमारे पास 198 माइनस आई के बराबर ही तो है। ये हमारा कैपिटल एफ है, ये हमारा स्मॉल एफ है। ठीक है, तो इसको इंटीजर ही होना पड़ेगा। अब इसकी रेंज हमें पता है 0 से 2, तो 0 से 2 में ये इंटीजर कब होगा, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो हमें ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ 1 के बराबर होगा। तो आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 198 माइनस 1, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 197, विच इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो रूट टू प्लस 1 की पावर 6 था, रूट टू माइनस 1 की पावर 6 उसको कॉन्जुगेट लेके उसको सूडो फंक्शन माना, तो ये हमने सूडो टर्म मानी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम सूडो फंक्शन बोलते हैं। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इन दोनों को अब स्टेप के बाद या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ऐड करके वो इंटीजर बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर है, राइट हैंड साइड में भी इंटीजर है, इसका मतलब एफ प्लस स्मॉल एफ को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, उसका मतलब उसको 1 होना पड़ेगा, तो वहां से आई निकल आया हमारा। अब बताओ भाई, सब कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया? सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो। सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड दी नहीं, शो दैट
the integral part of show that the integral part of 5 root 5 plus 11 raised to the power 2n plus 1, 2n plus 1 ऑड है इसमें, ठीक है, इज इवन नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 5 रूट 5 प्लस 11 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 का, वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ। तो क्योंकि 5 रूट 5 प्लस 11 जो है ये इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे, तो आई प्लस एफ मान लिया मैंने 5 रूट 5 प्लस 11 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, और एक स्मॉल एफ मान लेते हैं विच इज 5 रूट 5 माइनस 11 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, ये सूडो मान लिया हमने। ठीक है, अब 5 रूट 5 होता है, ये देखना पड़ेगा ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए ये वाली वैल्यू ना, तो 5 रूट 5 होता है 2.23, तो ये 2.23 माइनस 11, तो 5 3 जा 15, 5 2 10 1 11, 11.15 माइनस 11, तो 0.15 आएगा, तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसको ओपन अप करेंगे और देखेंगे हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई प्लस कैपिटल एफ जो है आपके पास वो आ जाएगा 2n प्लस 1 C0, 5 रूट 5 की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 C1, 5 रूट 5 की पावर 2n, 11 की पावर 1। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टाइम आ जाएगी 2n प्लस 1 C2, 5 रूट 5 की पावर 2n माइनस 1, 11 की पावर 2 प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। जो स्मॉल एफ है वो कितना आएगा 2n प्लस 1 C0, 5 रूट 5 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1, 5 रूट 5 की पावर 2n प्लस 2n प्लस 1 C2, 5 रूट 5 की पावर 2n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें ऐसा आएगा 2n प्लस 1 आया, फिर 2n आया, इसके साथ 11 भी आएगा, सॉरी, और इसके साथ 11 की पावर 2 भी आएगा, माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। अब आप देख के बताओ कि कौन सी पावर हमें रखनी पड़ेगी, ये वाली हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर आपने ये इन दोनों को ऐड कर दिया ना तो 5 रूट 5 की पावर ऑड बचा रह जाएगा। अब रूट 5 की पावर ऑड जब बचा रह जाएगा तो वो रूट तो हटेगा नहीं, हमें इंटीजर बनाने की कोशिश करनी है, तो 5 रूट 5 की पावर 2n ये वाली टर्म मेरे को चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर 5 रूट 5 की पावर 2n माइनस 2 वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आई प्लस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 C1, 5 रूट 5 की पावर 2n 11। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी 2n प्लस 1 C3, 5 रूट 5 की पावर 2n माइनस 2, 11 की पावर 3, ऐसा टर्म चलता रहेगा ये। अब ये सारी टर्म इंटीजर आएंगी। ठीक है, अब f और स्मॉल f का हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि f कैपिटल F आपका 0 से 1 के बीच में है, स्मॉल f भी आपका कहां से कहां के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, माइनस f कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस 0 0 होता है, माइनस 1 हो जाएगा, तो जो माइनस f है वो आपका माइनस 1 से 0 के बीच में है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कैपिटल F माइनस स्मॉल f आपका माइनस 1 से 1 के बीच में हो जाएगा, ये भी समझ आ गया होगा। तो सेम वैसी कहानी आगे, जैसे पिछली बार वो 0 से 2 के बीच में आ रहा था, कैपिटल F प्लस स्मॉल f 0 से 2 के बीच में आ रहा था, कैपिटल F माइनस स्मॉल f माइनस 1 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब क्या है कि भाई आई इंटीजर है, राइट हैंड साइड में तो क्या है, ये भी इंटीजर है, 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर इज इवन इंटीजर, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल F माइनस स्मॉल f किसके बराबर होगा 0, बिकॉज दिस इज इंटीजर, ये वाली टर्म जो है हमारी इंटीजर है। अब माइनस 1 और 1 के बीच में एक ही इंटीजर है विच इज 0। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चल जाएगा, जो हमारा कैपिटल आई आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये जो टर्म लिखी हुई है 2n प्लस 1 C1, 5 रूट 5 की पावर 5 रूट 5 की पावर 2n 11 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 1 C3, 5 रूट 5 की पावर 2n माइनस 2 11 की पावर 3 प्लस 1 2 ऐसे चलेगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर इज इवन इंटीजर, यहाँ से प्रूव हो जाएगा आई इज एन इवन इंटीजर। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है तो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बेटा ताकि ना, देखो आपको क्या करना है कि वो अगर आप ऐड कर देते हो ना तो 5 रूट 5 की पावर ऑड बच जाएगा, अब ऑड बच जाएगा तो रूट आने लग जाएंगे हमारे आंसर में,
हमें रूट नहीं चाहिए ना, हमें तो इंटीजर चाहिए, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट के पीछे का सिंपल लॉजिक है कि आपको इंटीजर बनाना है बस। सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब 48 करते हैं। If 6 root 6 plus 14 raised to the power 2n plus 1 is equal to greatest integer of n plus f, ठीक है, this is gint, ठीक है, this is equal to n, then find n into f। करो एक बार देखो। ये भी ठीक हो गया होगा, मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। अभी आ जाएगा 1 मिनट में। आप क्वेश्चन जब तक आपको लिख लेना है, 6 रूट 6 प्लस 14 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 करके था ना। अभी देखो स्क्रीन आ गया होगा आपके पास। मैंने दोबारा से शेयर किया, अभी स्क्रीन आ जाना चाहिए आपके पास, देखो एक बार। जिसको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48। तो एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। यस सर। जिसको नहीं आया वो जस्ट अभी ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, इसी टाइप के, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। अभी ये वाला क्वेश्चन एक बार अगर पुराना नहीं समझ आया तो वेट करो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। इसको आप वैसे करो, आई प्लस एफ मान लो, फिर स्मॉल एफ इसका सूडो लिखो, मल्टी मतलब देखो ऐड करके।
देखो चलो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसको आई प्लस कैपिटल एफ मान लो। जो आपका आई है वो जिंट ऑफ एन हो जाएगा बेसिकली ना, और एफ जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है ही आपके पास। ठीक है, तो एन को उसने एन, इसको एन माना हुआ है ना, तो एन और ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी जिंट एन हो जाएगी, और एफ क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली 6√6 प्लस 14 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो गया, अब जिसको अगर अच्छे समझ आ रहा होगा ना तो उसको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑड पावर है ना इसकी, तो एक अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ लिखेंगे, ये हमारा सूट हो गया। क्या हो जाएगा, 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब जो 6√6 माइनस 14 है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है, नहीं तो फिर आपको ना कॉमन निकालना पड़ता है अगर नहीं होता है 0 से 1 के बीच में। तो √6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6.0000, 2 2 जा 4, रफली निकाल लेते हैं 200, यहाँ पे 4 आएगा, पता होगा आप लोग को। 0.45 तो नहीं जाएगा, 4 4 जा जाएगा ना, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 117, तो 2.4 है रफली। तो 2.4 है, तो 6 इंटू 2.4, 6 4 जा 24, 6 14.4 माइनस 14। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में है ऑलरेडी। ठीक है जी, अब इसको ओपन अप कर लेते हैं। अब जो आपका n है विच इज बेसिकली कैपिटल I प्लस कैपिटल F, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 C0, 6√6 की पावर 2n प्लस 1 आएगा यहाँ पे, प्लस 2n प्लस 1 C1, 6√6 की पावर 2n और 14 आएगा, प्लस 2n प्लस 1 C2, 6√6 की पावर 2n माइनस 1, 14 की पावर 2 प्लस 1, ऐसे इसमें वैल्यूज आएंगी। और जो आपका स्मॉल एफ है वो क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन के साथ आ जाएगा, 2n प्लस 1 C0, 6√6 की पावर 2n प्लस 1, माइनस 2n प्लस 1 C1, 6√6 की पावर 2n 14, प्लस 2n प्लस 1 C2, 6√6 की पावर 2n माइनस 1, 14 की पावर 2 माइनस 1। इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो एक टर्म तो आपकी कौन सी वाली चल रही है, ऑड पावर वाली चल रही है, और एक इवन टर्म इवन पावर वाली चल रही है। इसमें इवन पावर वाली नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड पावर बची रह जाएगी ना। तो √6 की पावर जैसे मान लो 5 है, तो √6 बचा रह गया, वो इंटीजर आएगा ही नहीं। तो आई प्लस कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ जो होगा आपके पास, वो 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा 2n प्लस 1 C1, 2n प्लस 1 C1, 6√6 की पावर 2n, 14 की पावर 1, प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1 C3, 6√6 की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 2 और 14 की पावर 3, ऐसी टर्म्स आ जाएंगी। तो ये इंटीजर बन जाएगा, इवन इंटीजर बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया है सॉरी, यहाँ पे ना कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ आएगा, सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने। ठीक है, तो अब आपको बताए इस तरफ भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों तरफ इंटीजर आ गया, तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, माइनस 1 से 1 जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो है, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है ये देख लेते हैं। अब हमें निकालना है n इंटू एफ, तो n इंटू कैपिटल एफ ये निकालना था। तो n आपके पास किसके बराबर दिया हुआ है, n दिया हुआ था 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1। अब जो कैपिटल एफ है वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ हमें पता है, हमने स्मॉल एफ तो एज्यूम किया था जो इसका कॉन्जुगेट था, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो जगह 216 माइनस 14 स्क्वायर इज 196 की पावर 2n प्लस 1, क्योंकि a की पावर x इंटू बी की पावर x क्या होता है, ab की होल पावर x।
तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 की पावर 2n+। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 की पावर 2n+1। सो दिस इज द आंसर। देखो भाई, सबको समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है इसी के साथ। तो अब हमारे इसमें दो टॉपिक और बचे हैं। एक बचा है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और एक बचा है बायनोमियल सीरीज। तो अभी हैं टॉपिक्स इसमें। बायनोमियल सीरीज काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका टेस्ट भी होगा, तो मैं बस थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आपको। तो 8 अगस्त को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें बायनोमियल थ्योरम आएगा। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम तब तक खत्म हो ही जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मान लो आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे तक हम इसको खत्म कर लेंगे। थर्सडे फ्राइडे तक हो सकता है, हाँ तो नहीं, थोड़ा भी बचा होगा ना। फ्राइडे तक जितना भी होगा, मतलब जितना भी फ्राइडे तक होगा उतना टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम तक आपका टेस्ट में बायनोमियल थ्योरम अकेला ये टॉपिक आएगा आपके टेस्ट में। बाकी आप पैकेज स्कूल से इशू करवा लें जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड कॉपीज हैं। ठीक है, फिर जिसको नहीं मिलेगा उसको भी फोटो कॉपी वगैरह करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब पता नहीं है तो नेक्स्ट कॉपीज कब से आएंगी। इसके बाद से पैकेज जो है वो इसमें इस पे अपलोड नहीं होंगे फाइल्स के ऊपर, जो हम अभी अपलोड कर देते थे ना। क्योंकि फिर नहीं तो कोई भी उस कॉपी को नहीं खरीदेगा, इसलिए वो अपलोड भी नहीं किए जाएंगे। तो क्लियर है आप सब लोगों को? 8 अगस्त को आपका बायनोमियल थ्योरम का टेस्ट है। अभी हम बायनोमियल थ्योरम ही कंटिन्यू करेंगे। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं असाइनमेंट के, वो आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि हम डाउट क्लास में इसको कवर अप कर लें। आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी है हमारी, जो नए बच्चों वाली है, वो है 2 to 3। ठीक है, ट्यूसडे आज, इसीलिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर दें।